नमस्ते बच्चों। हम लोग बात कर रहे थे पारिवारिक आय की। हमने पिछली क्लास में पारिवारिक आय के बारे में बात की थी, जिसमें हमने ख़ास तौर से एक तो पारिवारिक आय क्या होती है उसके बारे में बात की, और फिर इस पारिवारिक आय की विशेषताएं क्या होती है, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिली इनकम। आज हम बात करेंगे कि ये पारिवारिक आय कितने प्रकार की होती है, या यूँ कह सकते हैं कि आज हम वो बात करेंगे जिसमें हमें ये पता लगता है कि पारिवारिक आय कैसे जनरेट की जा सकती है या कैसे उसको हासिल किया जा सकता है। इसको मुख्य रूप से 3 हिस्सों में बांटा हुआ है, या ये कह सकते हैं कि 3 तरीके से हम इस आय को बना सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। एक है मौद्रिक आय, यानी कि मुद्रा के रूप में, जो पैसे या रुपए या कोई भी करेंसी हो, डॉलर, पौंड, जो भी करेंसी जिस देश में, जैसे हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो हमारे यहाँ पर रुपया या पैसे के रूप में ये मुद्रा का प्रचलन है। तो एक तो होती है मौद्रिक आय, ठीक है, जो मुद्रा के रूप में हमें प्राप्त होती है। दूसरी होती है वास्तविक आय, एक कहलाती है वास्तविक यानी कि रियल इनकम, और तीसरी कहलाती है मानसिक आय, ठीक है, साइकिक आय, इनकम उसको हम कह सकते हैं। सबसे पहले और जो सबसे मुख्य है वो होती है मौद्रिक आय, यानी कि मनी इनकम। हम कोई भी सर्विसेज देवें या कोई भी सामान बेचें, उसके बदले में हमको रुपए या पैसे के रूप में जो धन की प्राप्ति होती है वो हमारी आय के रूप में, मुद्रा की आय या मौद्रिक आय के रूप में हम उसको जानते हैं। परिवार को जो आय मुद्रा या धन के रूप में प्राप्त होती है उसको मौद्रिक आय कहा जाता है। क्रॉस और क्रैंडल ने मौद्रिक आय की जो परिभाषा दी है, उनके अनुसार मौद्रिक आय से तात्पर्य मुद्रा की क्रय शक्ति के प्रवाह से, करेंसी, अगेन इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है करेंसी, मुद्रा, और मुद्रा किसी भी रूप में हो सकती है, तो उसकी शक्ति के प्रवाह से है, जो कि मुद्रा के रूप में किसी परिवार को एक निश्चित समय में प्राप्त होती है। जैसे हमें अगर हमारी पारिवारिक आय, किसी परिवार की अगर 10,000 रुपये प्रति माह है, तो वो उसकी 10,000 रुपये उनकी क्रय शक्ति है कि वो एक माह में 10,000 रुपये तक खर्च कर सकते हैं। तो वो उसको क्रॉस एंड क्रैंडल ने इस तरह से उनको समझाया हुआ है। आर्थिक कार्य भी अब कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि इसके कैसे कैसे हम मुद्रा हासिल कर सकते हैं। तो व्यापार के माध्यम से, व्यवसाय के माध्यम से, उद्योग के द्वारा कि हम किसी चीज़ का प्रोडक्शन करें, ठीक है, बिजनेस हुआ कि एक जगह से लेकर के चीज़ दूसरी जगह बेच दी, वो बिजनेस हो गया। या फिर नौकरी करके सर्विसेज, कुछ सर्विसेज सरकारी भी हो सकती हैं जो सरकार को देते हैं हम, जिसमें राज्य की सरकार हो सकती है या केंद्र की सरकार हो सकती है, और या फिर किसी भी प्राइवेट कंपनी में, किसी फैक्ट्री में, कहीं पर भी, और या फिर मजदूरी करके, ठीक है। तो ये मजदूरी को भी एक तरह का व्यवसाय ही माना गया है, जिसमें हम अपनी सेवाएं दे रहे हैं। व्यक्ति अपनी शारीरिक क्षमता के अनुरूप कार्य करता है और बदले में धन उसको दिया जाता है। तो ये अलग अलग तरीके हैं। कभी परिवार को बिना आर्थिक प्रयत्न किए भी मौद्रिक आय की प्राप्ति हो जाती है। कई बार परिवार को जैसे नौकरी भी नहीं करनी पड़ रही, बिजनेस भी नहीं करना पड़ा, और फिर भी पारिवारिक आय मिलती है। वो कैसे हो सकती है? वो पैतृक संपत्ति के कारण, जो पेरेंटल प्रॉपर्टी होती है, पेरेंटल संपत्ति जो होती है उससे मिल सकती है। फिर किराया या लगान इत्यादि। किराया जैसे घर बना हुआ है, पेरेंट्स का बनाया हुआ था, या अगर हमने भी बनाया, अपनी मेहनत से बनाया था, लेकिन आज हमको उसके लिए काम नहीं करना पड़ा, लेकिन अगर कोई किराएदार रहता है घर में तो वो हर महीने हमें एक निश्चित रकम देता है वहाँ रहने के बदले में, क्योंकि हमने उसको अपना घर का एक हिस्सा रहने के लिए दिया हुआ है। बदले में वो हमें एक निश्चित रकम अदा करता है, वो भी हमारी आय का एक हिस्सा माना जाता है। इसी तरह से लगान वगैरह भी वसूल कर सकते हैं। अब ये जो मौद्रिक आय है ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग हो सकती है। किसी को डेली वेजेस यानी कि दैनिक आय के रूप में भी, दैनिक तनख्वाह के रूप में भी मिलती है, कहीं साप्ताहिक मिलती है, कहीं मासिक, और कहीं कहीं वार्षिक भी हो सकती है।
किस तरह का काम है हमारा, उसके ऊपर ही ये निर्भर करता है। और फिर इसके बाद हम बात करते हैं वास्तविक आय यानी कि रियल इनकम की। वास्तविक आय वस्तुओं और सेवा से प्राप्त होती है। मौद्रिक आय का व्यय करने के बाद ही हम वस्तु या सेवा का उपभोग कर सकते हैं। मुद्रा को व्यय करके, जैसे हमने कोई चीज़ खरीद ली, मुद्रा को व्यय करके हम दुकानदार को हमने पैसा दिया, बदले में उससे आटा ले आए, दाल ले आए, चावल ले आए, राशन का सामान ले आए, सब्जी ले आए, जो कुछ भी हम सामान लेकर के आए खाने पीने का, जैसे जस्ट इट्स अ सिंपली एन एग्जाम्पल। अब खाली उसको लाने से ही काम थोड़ी चल गया कि हमने पैसे दे दिए, घर में आटा आ गया, दाल आ गया एंड दैट्स इट। नहीं, अब उसमें भी हमको अपनी कुछ मेहनत, कुछ इनपुट डालना पड़ रहा है। जैसे खाने को बनाना है, अब वो चाहे पति नहीं कर रहा तो पत्नी कर रही है, या बेटी कर रही है, या बहू कर रही है, कोई भी कर रहा है, लेकिन घर का कोई ना कोई सदस्य अब उसको उसके उस फॉर्म में लेकर के आता है जिससे हम उसको खा सक रहे हैं। चाहे वो रोटी बनने के उसमें हो, चाहे दाल बनी भी हो, चाहे हरी सब्जी बनी हो, जो कुछ भी हो, तो तभी हम उसका उपभोग कर सकते हैं। और वही हमारी वास्तविक आय कहलाती है कि पैसे से खर्च, पैसा दे करके, मुद्रा दे करके हम पहले सामान लाए, उस सामान को उस पोजीशन में या उस कंडीशन में लेकर के आए जहां अब हम उसका उपभोग कर सकें। जैसे कपड़ा, बाज़ार से खाली कपड़ा खरीद करके ले आए तो हमारी जो आय के बदले में जो चीज़ हम चाह रहे थे वो थोड़ी मिल गई। अभी हमको उसमें सिलाई भी देनी पड़ेगी। अगर टेलर से सिलवाते हैं तो टेलर को भी उसका जो यथोचित उसका पैसा बनता है वो उसको भी देना पड़ेगा। या फिर हम घर में स्वयं अपना समय लगा करके, अपना नॉलेज लगा करके, जैसे महिलाएं हैं, आप लोग भी 3rd ईयर में आएंगे तो आप लोग भी सिलाई सीखेंगे, तो जिनको घर के सदस्यों को सिलाई आती है वो घर में भी सिल करके अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, पति के लिए, पत्नी के लिए, जो भी जिसको भी सिलाई आती है तो वो अपने फैमिली मेम्बर्स को वो कपड़े सिल करके पहना सकता है। तो वो जो एडिशनल मेहनत है तब जाकर के, वो भी खर्च करनी पड़ रही है ना, वो मेहनत भी लग रही है, तब जाकर के वो मौद्रिक आय प्लस आपकी मेहनत तब मिलकर के वास्तविक आय बनी कि आपको खाने के लिए भोजन मिला, या पहनने के लिए कपड़ा मिला, या जैसे खाली ज़मीन खरीद लिया। अगर मकान की बात करें तो खाली ज़मीन खरीद लेने से मकान नहीं बन गया, उसके लिए फिर मटेरियल भी खरीदना पड़ेगा, मज़दूरों को मज़दूरी देनी पड़ेगी, कारीगर को कारीगरी देनी पड़ेगी, तब जा कर के मकान बनेगा। उसमें रंग भी होगा, लाइटों भी लगेगी, पानी की व्यवस्था भी होगी, एक्सेट्रा सब काम, और हर काम के लिए पैसा खर्च करना पड़ेगा, तब जा कर के फाइनली वो मकान रहने लायक बनेगा और तब हम उसमें रह पाएंगे। तो कहने का मतलब ये कि वास्तविक आय वो होती है जिसमें मौद्रिक आय तो है ही कि मुद्रा तो आपको खर्च करनी ही पड़ रही है, प्लस जो भी एडिशनल काम उसमें करने हैं वो चाहे खुद करें या किसी दूसरे से करवाएं, तब जा कर के जो हमें संतुष्टि मिल पाती है, ये जो वास्तविक वस्तु हम हासिल कर पाते हैं, वो चाहे भोजन के रूप में हो, चाहे कपड़े के रूप में हो, या शिक्षा के रूप में हो, या मेडिसिन के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, वो हमारी वास्तविक आय कहलाती है। कुछ वस्तुएं बिना सेवा के भी, बिना व्यय किए भी मिल जाती हैं, वो भी वास्तविक आय में शामिल होती हैं। जैसे उपहार, कोई भी उपहार, जैसे शादी के वक्त में गिफ्ट मिलता है, या बर्थडे पर कोई गिफ्ट मिला, या माता पिता ने अपने बच्चों को कोई गिफ्ट दे दिया, या बच्चों को माता पिता से कोई चीज़ मिल गई, जैसे पैतृक संपत्ति मिलती है। कई बार मकान तो पेरेंट्स का बनाया हुआ है और उनकी मृत्यु के उपरांत वो बच्चों को मिल जाता है और बच्चे उसमें आसानी से रह पाते। तो इसके लिए बच्चों को न तो अपनी मौद्रिक आय खर्च करनी पड़ी और न ही कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़े, और वो उनकी वास्तविक आय में शामिल हो गए। और फिर इसमें भी 2 तरह की आय हो सकती है। पारिवारिक आय में जो वास्तविक आय है उसमें एक प्रत्यक्ष आय, डायरेक्ट रियल इनकम, और दूसरी अप्रत्यक्ष रियल इनकम। डायरेक्ट रियल इनकम जो है वो मुद्रा को व्यय किए बिना ही वस्तुओं और सेवाओं को प्राप्त कर सकते हैं, उसको वास्तविक आय कहते हैं। जैसे नौकरी के साथ में मकान मिल जाए, वाहन मिल जाए इत्यादि। कई बार कुछ नौकरी ऐसी होती है ना जिसमें आपको मकान के साथ, नौकरी के साथ में मकान भी मिलता है, वो रहने के लिए घर भी कंपनी दे रही है या सरकार दे रही है,
इसी तरह से वाहन मिल जाता है कुछ लोगों को, या रहने का स्थान मिल जाता है, कुछ एडिशनल उपहार मिल जाते हैं, जैसे घर में लगी हुई सब्जी हो, पैतृक संपत्ति हो, गृह कार्य इत्यादि। ये सब जो है ये प्रत्यक्ष आय हैं। और सार्वजनिक सेवाओं के उपयोग से जो लाभ प्राप्त होता है वो भी प्रत्यक्ष वास्तविक आय होती है। जैसे पुलिस की सेवा, उसके लिए वो प्रत्यक्ष दिख रही है। पार्क की फैसिलिटीज़, निःशुल्क शिक्षा हो, स्वास्थ्य सेवाएं हो, ये सब हमारी प्रत्यक्ष आय में शामिल होते हैं। और अप्रत्यक्ष आय वो होती है इनडायरेक्ट रियल इनकम, जिसमें वास्तविक आय के अप्रत्यक्ष वास्तविक आय के अंतर्गत वो वस्तुएं और सेवाएं मिलती हैं जिनको मौद्रिक आय के माध्यम से प्राप्त किया जाता है, जिसके लिए हमको पैसा खर्च करना पड़ता है। जैसे कपड़ा खरीदते समय सुंदर, टिकाऊ, मजबूत कपड़ा खरीदें तो वो ज़्यादा दिन तक चलता है, और वही उसकी अप्रत्यक्ष वास्तविक आय है। कोई कपड़ा लेकर के आए तो पैसा तो दे दिया, और घर लाए और बनाया और पहली बार ही पहना और वो पता लगा कि फट गया, कपड़ा इतना घटिया क्वालिटी का था, तो इसका मतलब हमारे को उसमें नुकसान ज़्यादा उठाना पड़ा। अप्रत्यक्ष रूप से जो फ़ायदा हमको मिल सकता था वो उसमें नहीं मिल रहा है। वास्तविक आय कुछ और भी तत्वों के द्वारा निर्धारित होती है, जैसे मौद्रिक आय की मात्रा एवं मुद्रा। एक तो मात्रा कितनी है हमारे पास, जैसे करेंसी अगर हमें रुपए में मिलती है तो कितना रुपया हमें मिलता है, और दूसरे मुद्रा स्वयं। आज अगर हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो हिंदुस्तान में हमारा जो रुपए के रूप में जो करेंसी मिलती है, अगर यहाँ के हमको 80 रुपये मिलते हैं, है ना, तो अगर यही मुद्रा हमको यूरो या डॉलर के रूप में मिलती तो वो लगभग 80 रुपये के आसपास में $1 या 1 यूरो मिलता। मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं, पर मैं एक अंदाज़न बता रही हूँ कि 1 यूरो या $1 जो है वो 80 रुपये, 90 रुपये, 70 रुपये, इसमें बदलाव आते रहते हैं। कहते हैं ना कि रुपया गिर रहा है या रुपया मजबूत हुआ, इसका क्या मतलब है? क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर करेंसी जो मानी गई है वो डॉलर और यूरो को माना जाता है, क्योंकि डॉलर जो अमेरिका में सबसे ज़्यादा डॉलर चलती है और अमेरिका को विश्व का सबसे ज़्यादा शक्तिशाली देश माना जाता है, तो उसके कंपैरिजन में किसी भी देश की मुद्रा की कीमत क्या बैठ रही है। तो जैसे अगर हम डॉलर की बात करें तो वहाँ की $1 का मतलब अपने यहाँ के हम 80 रुपये खर्च करें तब जाकर के उनकी $1 बनती है। तो इस तरह से मुद्रा क्या है उसके ऊपर भी हमारी वास्तविक आय निर्भर करती है। अब अगर हमें यहाँ पर 100 रुपये प्रतिदिन मिल रहे हैं या 500 रुपये प्रतिदिन मिल रहे हैं, तो वो 500 रुपये से महीने भर का तो लगभग 15,000 के आसपास हमारी मासिक तनख्वाह हुई। ठीक है ना, 1 मिनट, ठीक है ना, प्रतिदिन 500 रुपये मिलते हैं तो 2 दिन में 1,000 रुपया मिला। ठीक है, और इसी तरह से 30 दिन में जा कर के हमको 15,000 रुपये बन जाते हैं हमारे। तो ये 15,000 अगर हम अमेरिका में होते और तब भी हमारे को ये 15,000 ही मिलती, तो वहाँ पर ये हमको डॉलर में मिलता, और वो फिर उसको हम वापस अगर 80 से भाग देते हैं तो वो और ज़्यादा कम हो जाता, वो लगभग $200 भी हमारा मुश्किल से बनता। अब यहाँ हमको 15,000 मिल रहा है, वहाँ $200 के बराबर की उसकी वैल्यू हो गई, तो $200 में कैसे घर खर्च चलेगा। तो इस तरह से किस मुद्रा के रूप में हमें मिल रहा है उसके ऊपर भी बहुत फर्क पड़ता है। फिर कुशल गृह प्रबंध और वस्तुओं और सेवाओं का उचित उपयोग, जैसा कि मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया था, अगर घर में किसी को सिलाई आती है तो हमें उसके बदले में हमें अपना थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, अपनी थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़ेगी, लेकिन हम अपना कपड़ा स्वयं सिल पाएंगे। लेकिन यही अगर टेलर से सिलवाना पड़े तो अभी और 200 रुपये 300 रुपये टेलर को और देने पड़ जाएंगे। तो ये कुशल गृह प्रबंध और वस्तुओं एवं सेवाओं का उचित उपयोग अगर हमको करना आता है तो भी हम उसका, जैसे सब्जी लाए तो सब्जी में से उसको कितना ज़्यादा हमने कचरे के रूप में निकाल करके फेंक दिया उसके ऊपर निर्भर करेगा। इसी तरह से हर छोटी छोटी सी चीज़ में कितना हमारा प्रबंधन उचित है, कुशल है, उसके ऊपर भी निर्भर करता है कि हम कम पैसा खर्च करके कितनी ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी वस्तु का उपयोग कर सकते हैं।
वही उसका उचित उपयोग माना जाता है। फिर सामुदायिक सेवाओं की उपलब्धि कैसी है, जैसे मकान, चिकित्सालय, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा इत्यादि, ये सब उसमें शामिल होते हैं। जैसे सरकारी स्कूल है तो उसमें फीस नहीं लगती है या बहुत नाम मात्र की लगती है। जैसे आज आप अभी कॉलेज में पढ़ते हैं तो सरकारी कॉलेज में पढ़ते हैं तो आपकी फ़ीस बहुत कम है, लेकिन यही अगर किसी प्राइवेट कॉलेज में जाते हैं तो आपको कई गुना ज़्यादा फीस वहाँ जमा करके और वही सेम डिग्री आपको मिलती। लेकिन ये सरकारी व्यवस्था है, इसीलिए सरकार की तरफ से प्रोवाइड कराया जा रहा है, तो उसके बदले में आपको पैसा कम देना पड़ रहा है। और यहाँ तक कि स्कूलों में तो बहुत सारे स्कूलों में एक निश्चित उम्र तक तो शिक्षा फ्री है, जहाँ कोई फीस भी नहीं लगती है। और फिर परिवार के द्वारा उपभोग की वस्तुएं बनाना, वो बात है कि घर में ही चीज़ें बना ली जाएं। एक तो हम बाज़ार से जा कर के समोसा कचौरी खरीद करके लेकर के आए खाएं, या कोई भी फॉर दैट मैटर कोई भी चीज़ होटल में जा कर के खा रहे हैं, रेस्टोरेंट में जा कर के खा रहे हैं, और वही चीज़ अगर घर में बना रहे हैं तो वो हमको बहुत ज़्यादा सस्ती भी पड़ जाती है। और फिर परिवार में उपभोग की प्रवृत्ति कैसी है, चीज़ों को किस तरह से काम में लेने की आदत हमारी है, हम कितना उसमें से वेस्ट करते हैं, तो हमारी अपनी आदतों पर भी ये आय हमारी निर्भर करती है। वास्तविक आय जो है वो मौद्रिक आय पर निर्भर करती है। जितना धन ज़्यादा व्यय होता है उतनी अधिक वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग संभव हो पाता है। वस्तुओं की उपलब्धता तो होती है, तो अगर पर्याप्त होती है तो उपभोक्ता वस्तु को काम में ले पाता है। इसी तरह से कुशल प्रबंधन से भी सीमित साधनों का सदुपयोग करके वास्तविक आय में वृद्धि की जा सकती है। सोच विचार करके योजनाबद्ध ढंग से व्यय करने पर उपयोगिता में वृद्धि होती है और मानसिक संतोष भी मिलता है। वस्तु खरीदते समय में टिकाऊपन, गुण, मूल्य इत्यादि पर अगर ध्यान देते हैं तो उच्च श्रेणी का उपयोग करके वास्तविक आय में वृद्धि की जा सकती है। इसीलिए परिवार की उपभोग प्रवृत्ति जो है वो भी हमारी वास्तविक आय पर प्रभाव डालती है। इसीलिए प्रत्येक वस्तु का उचित उपयोग, उपभोग एवं उचित संरक्षण का ज्ञान हमें होना चाहिए। और फिर हम बात करते हैं मानसिक आय की। मुद्रा का व्यय करके तो व्यक्ति किसी वस्तु को प्राप्त कर लेता है और उसका उपभोग करने पर उसको संतोष मिलता है, और ये जो संतुष्टि है यही मानसिक आय कहलाती है। मानसिक रूप से हमको कितनी उसमें संतुष्टि मिली, हमने पैसा खर्च करा, हम कोई कपड़ा खरीद करके लेकर के आए, वापस उसको पैसे दे करके टेलर से सिलवाया, और फिर जब हमने पहना तो हमको लगा कि ओहो ये ड्रेस तो बिल्कुल भी मेरे ऊपर अच्छी नहीं लग रही है। तो मानसिक रूप से हमको उतना पैसा खर्च, क्योंकि कपड़े का पैसा तो जो लगा जो लग ही गया, सिलाई का भी जो पैसा हमने दिया वो दे ही दिया, लेकिन इतना पैसा खर्च करके भी हमको मानसिक संतुष्टि नहीं मिली। यानी कि हम मानसिक रूप से उस पैसे का पूरा सदुपयोग नहीं कर पाए, तो इसका मतलब उस पैसे से हमको मानसिक आय जो मिली वो बहुत कम हुई। अगर वो संतुष्टि पूरी मिलती तो हम मान के चलते कि जितना पैसा हमने खर्च किया उसकी हमको पूर्ण रूप से मानसिक आय प्राप्त हुई है। और ये मानसिक आय हम किसी भी तरह से इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है। ये प्रत्येक व्यक्ति की संतुष्टि के अनुसार ही ये मानसिक आय उसकी तय होती है। क्रॉस और कैंडल ने इसको इस तरह से समझा रखा है कि मानसिक आय से तात्पर्य एक निश्चित समय में एक परिवार को मौद्रिक और वास्तविक आय के उपभोग से जो संतोष प्राप्त होता है उसे मानसिक आय कहा जाता है। ये व्यक्तिगत होती है और आंतरिक भावना है जो व्यक्ति को संतोष के माध्यम से ही प्राप्त होती है, यानी कि उसकी उपयोगिता जो है व्यक्ति विशेष के लिए अधिक होती है। पारिवारिक आय से अधिकतम संतोष जो है वो विवेकपूर्ण ढंग से अगर खर्च किया जाए तभी मिलता है। जब आय का उपभोग बहुत सोच विचार करके परिवार की आवश्यकताओं की प्राथमिकता के अनुसार किया जाता है तो इससे पूरा लाभ मिलता है। सभी सदस्यों की आवश्यकताएं, रुचि, लक्ष्य अलग अलग होते हैं, इसीलिए सभी के संतोष का स्तर भी भिन्न होता है। और इसका एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है कि पिताजी घर में सामान लेकर के आए, माँ ने उस सामानों में से चाहे वो बेसन था या तेल था या हरी सब्जियां थी मिला करके पकोड़े बना दिए। ठीक है, अब वो पकोड़े से जब पति ने खाया उससे बहुत संतुष्टि मिली कि वाह मेरी पत्नी ने मेरे लिए इतना अच्छा बनाया। जो सास ससुर थे उनको लगा कि वाह बहू हमारी कितनी अच्छी सेवा करती है, देखो हमारे लिए इतने मस्त इतने स्वादिष्ट पकोड़े बनाए, घर बैठे हमको तृप्ति मिली, आनंद मिला।
लेकिन बच्चों को लगा क्या यार मम्मी पकोड़े बना दिए, मंचूरियन बनाते ना या कुछ और बनाते ना। क्यों? क्योंकि बच्चों को उस चीज़ का टेस्ट कम पसंद था। तो वही सामग्री है, वही पैसा खर्च हुआ है, लेकिन हर एक की जो मानसिक आय है वो अलग अलग है। किसी बच्चे को थोड़े पसंद आए थे, किसी को बिल्कुल ही नहीं पसंद आए, किसी ने कहा ठीक है यार मम्मी ने बनाया तो चलो खा लेते हैं, है ना। तो सबका परसेंटेज अलग अलग है। तो एक ही अमाउंट से सबकी मानसिक आय जो है वो अलग अलग हो गई। इस तरह से कई बार मौद्रिक आय ज़्यादा व्यय होने पर भी मानसिक आय नहीं होती, क्योंकि दशा ठीक नहीं होती है। तो ये थी विभिन्न तरह की आय। आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम नए विषय के साथ में पारिवारिक आय के ही नए बिंदु के साथ में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। धन्यवाद।